अच्छा, उसी पे है, ठीक है, चल। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साउंड थोड़ा बाहर सुनिए। काफी दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे कुछ हेल्थ रीजन था, कुछ और भी बातें थी। कोरोना के चलते थोड़ा आदमी साइकोलॉजिकली भी बड़ा वीक हो गया था। अभी आपको केवल स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अभी शायद पिक्चर ना दिखाई दे, क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो पिक्चर को छोड़िए, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जुड़ चुके हैं, कौन कौन आ गए हैं? ज्योति, सौरभ और भी हैं नंदन। साउंड सही आ रहा है? मुझे बताइए आप लोग, साउंड इज क्लियर और नॉट? साउंड क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों एक बार जरा दोहराने की बात है, चीजों को दोहराना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो मैं भी भूल चुका हूं। हाँ, मैं अभी दिख नहीं रहा क्योंकि कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए अभी दिखाई देने में दिक्कत है और कोई बात नहीं है। तो आज शाम से कैमरा भी ठीक हो जाएगा या कल से कैमरा भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे इंड एज 36। एक बार मैं दोहरा देता हूं फटाफट। इंड एज 36 में हम लोग बातें कर रहे थे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, जिसके बारे में ये कहा गया था कि भाई देखो, जो भी हमारी एसेट्स हैं अगर किसी कारण से वो इम्पेयर्ड हो जाएं तो हमें उसका ध्यान देना पड़ेगा, और यही कहलाता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। हालांकि ये कुछ जगहों पे नहीं भी लागू होता है, जैसे कि इन्वेंट्री या डेफर्ड टैक्स एसेट या एम्प्लॉयज बेनिफिट या बायोलॉजिकल एसेट्स, क्योंकि उनके लिए अलग एस वगैरह बना हुआ है ना। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे ये थोड़ा नहीं भी लागू होता है या अलग एस बना हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ाई ये करी थी कि भाई एसेट की इम्पेयरमेंट क्या है। तो एसेट की इम्पेयरमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट इज इम्पेयर्ड व्हेन कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स, किसको एक्सीड कर जाता है कैरिंग अमाउंट? एक्सीड्स इट रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब वो जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, और रिकवरेबल अमाउंट वो है, रिकवरेबल अमाउंट हम उसे बोलते हैं जो एज पर इंड एज 36 डिटरमिन किया जाता है। और इम्पेयरमेंट तब माना जाएगा जब किसी भी एसेट्स का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो उसके कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए। अगर कैरिंग अमाउंट से कम हो गया तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस की बात आएगी। इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट
एक्सीड दिस रिकवरेबल अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख है कैरिंग अमाउंट और 90,000 है इम्पेयरमेंट लॉस, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट, तो 10,000 को माना जाएगा कि इम्पेयरमेंट का लॉस हुआ है। यही बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। recoverable amount of an asset is basically higher of the two, either its fair value less cost of disposal या value in use। अब fair value less cost of disposal भी हो सकता है और value in use भी हो सकता है, दोनों में से जो हायर हो उसे मानेंगे। इसी बात को हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है। चलें आगे, मतलब कैरिंग और रिकवरेबल अमाउंट। वैल्यू इन यूज क्या है कि भाई जब हम किसी एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम उस एसेट्स को इस्तेमाल करके कुछ कैश फ्लो जनरेट करते हैं, तो जो भी हमने कैश फ्लो जनरेट किया है वही हमारा है वैल्यू इन यूज। और जहाँ तक रही फेयर वैल्यू की बात, फेयर वैल्यू है कि अगर हम इसको आज सेल कर दें तो सेल करने पे एक ऑर्डरली ट्रांजेक्शन्स में हमें क्या मिलेगा एज पर इंड AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, उसके हिसाब से देख सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो उसके एसेट्स के डिस्पोजल पे हमें देना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर फिनेंशियल कॉस्ट या बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। चलिए, नंदन बोल रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट इज हाइयर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। बहुत अच्छी बात है बेटा, पूरे 1.5 महीने बाद क्लास हो रही है फिर भी आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। फिर एक कॉर्पोरेट एसेट भी आया था जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और CGU के बारे में भी हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात थी कि हमें आइडेंटिफाई करना होता था कि भाई कोई एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो एन एंटिटी शैल असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड whether there have been any indication that an asset may be impaired or not। ठीक है, और इसके लिए जो इंडिकेशन है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंडिकेशन 2 तरह का हो सकता है, या तो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर है, एक्सटर्नल मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट का गिर जाना, बहुत कारणों से गिर जाता है, हमारी एसेट खराब नहीं, मार्केट वैल्यू गिर गई। सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंज है टेक्नोलॉजी में या मार्केट वैल्यू में, उसे देख लीजिए। और मार्केट इंटरेस्ट रेट हैज बीन इंक्रीज, मार्केट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट इज मोर देन इट्स मार्केट पार्टिसिपेंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सब देख लीजिए। मतलब अगर हम इस एसेट्स को आज मतलब कैरिंग अमाउंट जो हमारी एसेट की हो रही है मार्केट में जो शेयर है उनसे भी कमजोर है, तो फिर ये देखना पड़ेगा आपको। शेयर के दाम कम है और नेट एसेट ज़्यादा है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है। इंटरनल सोर्सेज में एब्सोल्यूसेंसी या फिजिकल डैमेज, वो देख लीजिए। एब्सोल्यूसेंसी या फिजिकल डैमेज, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज इन द यूज ऑफ एसेट्स, उसे देख लीजिए। और प्लान टू डिसकंटिन्यू वगैरह अगर है तो उस सबको भी देखना पड़ेगा। वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही, उसे भी आप देख लीजिए। अगर आपके बुक में जो कैरिंग अमाउंट लिखी जा रही है एसोसिएट्स की और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा जा रहा है उन दोनों में फ़र्क है, आपकी बुक में ज़्यादा है कंसोलिडेटेड में कम है, या डिविडेंड कंप्रिहेंसिव इनकम से भी ज़्यादा बांट दी गई है, तो ये सब एक तरह का इंडिकेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट या जो भी हमारी एसेट्स है वो इम्पेयर्ड हुई हैं, एक तरह का इंडिकेशन है। ठीक है, अब देखिए हमें ये जो रिव्यू करना है ये एनुअल रिव्यू करना है जब इम्पेयरमेंट के बारे में हमें जानकारी हो, मतलब कोई इंडिकेशन हो। लेकिन 3 ऐसे एसेट्स हैं जहां हमें करना ही करना है, चाहे कोई बात हो या ना हो, हमें करना ही है। ठीक है भाई, कौन सी 3 चीजें हैं? एक तो कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट जिसकी इंडिफिनिट यूजफुल लाइफ हो, तो उसको देखना है।
या कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट है विच इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, और गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर इम्पेयरमेंट। इसके बारे में भी हमें, भले इम्पेयरमेंट के लिए कोई इंडिकेशन हो या ना हो, हमें बात करनी ही करनी है। तो ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में हमें ये देखना ही पड़ेगा, चाहे उसके बारे में कोई जानकारी हो या कोई जानकारी ना हो। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। सूरज, होप यू आर साउंड एंड हेल्दी। बेटा बहुत बढ़िया, वी रियली मिस यू, थैंक यू। हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैं किसी काम नहीं आ पा रहा। अब क्या करें, थोड़ा सा वो समय ही बड़ा बुरा था, जून का महीना बड़ा बुरा बीता, आप लोगों से दूर होकर काफ़ी दूरी हो गई। लेकिन अब उम्मीद करते हैं अब कोर्स ख़त्म करके ही कोई क्लास कैंसिल होगी। 7 के 7 दिन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और 7 के 7 दिन हमने किया तो 5-6 हफ्ते के अंदर काफ़ी मामला निपट जाएगा। 6 हफ्ते मतलब 1.5-2 महीने में काफ़ी कार्यक्रम निपट जाएगा। आइए दोस्तों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कैसे हम मेजरमेंट करते हैं जरा बता दें। रिकवरेबल अमाउंट कौन सा है, हायर ऑफ द फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज, है ना। लेकिन कई बार दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लो हमने वैल्यू इन यूज निकाला और वही कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, तो फिर क्या फ़ायदा। या हमने फेयर वैल्यू निकाला लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वही कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, तो फिर क्या फ़ायदा लिया। कई बार फेयर वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं वो निकल सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज से भी निकाल सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू दोनों एक दूसरे के अप्रॉक्स है, तो फिर आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एसेट्स को अकेले यूज नहीं कर सकते। हाँ महेश, में दिखाई नहीं दे रहा बेटा, थोड़ा भी वो कैमरा का सॉफ्टवेयर कोई गड़बड़ हो गया है, तो आज टेक्निकल टीम उसे ठीक करेगी, तो कल से दिखाई देंगे। आज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैं तो नहीं दिख रहा, ये सही बात है, आज पढ़ने पे बेटा ध्यान दीजिए, कल से फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, उम्मीद है आप सिचुएशन समझ रहे हैं। क्लास होते रहनी चाहिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं दोस्तों, क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, क्लास आपकी चलती रहनी चाहिए। चलें आगे। तो ऐसे में हम किसी एक एसेट्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं उसके रिकवरेबल अमाउंट की ऑफ द CGU। चलिए, फेयर वैल्यू कैसे निकालना था। फेयर वैल्यू अगर हम मार्केट में सेल करें तो एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में क्या मिलेगा, ये फेयर वैल्यू है। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जो अगर हमने डिस्पोज किया तो हमें देना पड़ेगा, लेकिन याद रहे उसमें फिनेंशियल कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस शामिल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कोई अगर टर्मिनल बेनिफिट है जो इंडेक्स 19 के अंदर है, तो उसे हम कॉस्ट ऑफ बेनिफिट वगैरह में एडजस्ट नहीं करेंगे। फिर भी फेयर वैल्यू के लिए देखिए, पहली प्रेफरेंस हमारी है बाइंडिंग सेल्स एग्रीमेंट, ठीक है। कि अगर किसी के साथ तालमेल हो गया है कि हम आपको 10 लाख में बेचेंगे या 20 लाख में बेचेंगे, ना हम पीछे हट सकते ना वो पीछे हट सकते, वो सबसे बढ़िया। लेकिन मान लीजिए वो ना हो, तो आजकल एक्टिव मार्केट में करंट में कितने में सेल परचेज हो रहा है उसे देख लीजिए। और वो ना हो तो रिपोर्टिंग डेट को जो बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे देख लीजिए। अगर ये भी ना हो तो फिर हम फेयर वैल्यू को छोड़ ही देंगे, गोली मारो यार इसको, हम वैल्यू इन यूज से ही अपना काम चला लेंगे। अब सवाल उठता है वैल्यू इन यूज क्या है। तो वैल्यू इन यूज के लिए देखिए दो बातें जरूरी है। एक तो हम क्या समझ रहे हैं कि इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसमें कैश फ्लो क्या आएगा,
और दूसरा कि डिस्काउंट का रेट क्या होगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली निकालना होता है। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो लेते समय हमें प्रोजेक्शन ऑफ कैश इनफ्लो लेना है फ्रॉम द कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसेट एंड प्रोजेक्शन ऑफ कैश आउटफ्लो लेना है विच इज नेसेसरी टू इनकम। मतलब क्या आने की, मान लीजिए एक बस है तो बस में हमें भाड़ा क्या मिलेगा और हमें क्या उसके लिए खर्चा देना पड़ेगा, ये सब हमें देखने की जरूरत है। चलें आगे। प्रोजेक्शन लेते समय कंटिन्यूअस यूज से हमें जो मिलने वाला है हमें उसका देखना है, और प्रोजेक्शन लेते समय लास्ट में जो डिस्पोजेबल करने से हमें पैसा मिलने वाला है आपको उसको देखना है। बट कुछ चीज़ें शामिल नहीं होंगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी और एसेट्स के साथ जनरेट हो रहा हो उसे हमें ध्यान नहीं देना है। किसी ऐसी ऑब्लिगेशन जो इसके बगैर भी काम चल सकता है उस ऑब्लिगेशंस का ध्यान नहीं देना है आउटफ्लो में। फ्यूचर में कोई रिकंस्ट्रक्शन होगा जिसके बारे में अभी एंटिटी कमिटेड नहीं है उसको हमें ध्यान नहीं देना है। फ्यूचर में कुछ होगा जिसके बारे में हम कमिटेड नहीं हैं तो उसे हमें ध्यान नहीं देना है। और अगर कमिट हो गया है तब तो ध्यान देना है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। और एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो विच इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट या इन्हांसमेंट ऑफ द एसेट, उसे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सब तो बाद की बातें हैं और बाद की बातों के बारे में हम क्या कर सकते हैं अभी। किसी तरह का कोई इनकम टैक्स का रिसीट या पेमेंट है तो भैया उसको भी ध्यान नहीं देना है, इनकम टैक्स का रिसीट और पेमेंट के बारे में। और कोई कॉर्पोरेट एसेट्स है तो उसका भी हमें ध्यान नहीं देना है, कॉर्पोरेट एसेट ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर्ड। जहां तक सवाल है, क्वेश्चन हम लोगों ने शायद किया था क्या मुझे बताइएगा। फॉरेन करेंसी वाला क्वेश्चन किया था कि फॉरेन करेंसी में कोई कैश फ्लो है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उसी करेंसी में एस्टिमेट कीजिए जिस करेंसी में हो रहा है, और उस करेंसी का आपको स्पॉट रेट लेना है। जो भी स्पॉट रेट है वो स्पॉट रेट आपको लेके आगे बढ़ना है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू हम आज के हिसाब से निकालेंगे, जो अब के हिसाब से है वो प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो स्पेसिफिक टू डैट करेंसी होगी। जैसे मान लीजिए हम यूएस करेंसी की बात कर रहे हैं तो यूएस करेंसी के स्पेसिफिक होगा, किसी और करेंसी की में बात करेंगे तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके हिसाब से होगा। जहाँ तक डिस्काउंटिंग रेट का सवाल है तो हमने पढ़ा था टैक्स का ध्यान नहीं देना है, इसलिए डिस्काउंटिंग रेट शुड बी प्री टैक्स, है ना। और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी रिफ्लेक्ट करे, प्लस रिस्क स्पेसिफिक टू दैट एसेट भी रिफ्लेक्ट करे। हर एसेट का अपना अपना रिस्क होता है तो रिस्क स्पेसिफिक एसेट्स की बात भी हमें करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से ही बात चलेगी। और व्हेन एन एसेट स्पेसिफिक रेट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट, तो फिर ऐसे में हम उसका कोई क्या होता है इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट के में भी अगर हमें दिक्कत हो रही है तो हम WACC ले सकते हैं या इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लिख सकते हैं जो हमारे ऊपर लागू होता है, या अदर मार्केट बोरोइंग की बात भी कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने इसके ऊपर, आप पीछे वीडियो लाइब्रेरी में होगी, आप जाके देख सकते हैं, और यूट्यूब पे इलस्ट्रेशन 3 और टेस्ट योर नॉलेज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। तो दोबारा करने का मतलब नहीं है, वहीं पे आप जाके देख लीजिएगा। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाए। अब इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, अगर कोई सिंगल एसेट है, किसी एक एसेट्स की बात है, तो कहा गया है कि रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, द कैरिंग अमाउंट शैल बी रिड्यूस टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। सिंपल, अगर कैरिंग अमाउंट से कम है रिकवरेबल अमाउंट तो आप उसको रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। एंड दैट रिडक्शन इज एन इम्पेयरमेंट लॉस। कहने का मतलब है, अगर रिकवरेबल अमाउंट 500 है और कैरिंग अमाउंट 600 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट 450 है तो आपको इसे कम करके 450 लाना है, और वो 50 जो है ना वही इम्पेयरमेंट का लॉस है। और ये जो इम्पेयरमेंट का लॉस है ये प्रॉफिट लॉस में रिकॉग्नाइज किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर आपने उसे कभी रिवैल्यूएशन किया होगा तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो उस रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर ही एडजस्ट किया
जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इम्पेयरमेंट लॉस इतना ज़्यादा हो गया तो उसे लायबिलिटी के रूप में जनरली हम नहीं करते हैं जब तक कि किसी और एएस के अंदर ऐसा ना कहा गया हो। ठीक है, इफ इम्पेयरमेंट लॉस अगर आप कर लेते हैं तो ऐसे में आपका जो डिप्शन होगा आगे थोड़ा निश्चित रूप से कम हो जाएगा। भाई पहले 500 पे बात हो रही थी, अब 50 कम के 450 हो गया कैरिंग अमाउंट, तो जाहिर है आपका फ्यूचर डिप्रेशन जो है वो निश्चित रूप से चेंज होगा। ठीक है ना दोस्तों, चलो इस पे हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 4, 14 और 15 किया था, करा था ना ये। डीटीए और डीटीएल मैंने अभी मना किया था, इलस्ट्रेशन 5 मैंने बाद में बताया था, कहा था कि भाई जब मौका मिलेगा तो हम इसकी बात करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं अभी नहीं आपको बता रहा। चलें आगे, चलिए अगली बात हम लोग पढ़ते हैं आगे कि अगर किसी एक एसेट्स का इंडिविजुअल कैलकुलेशन हो रहा है तो फिर हम उस एक एसेट्स की बात करेंगे। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देख रहे हैं, नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट, किसी एक एसेट्स का आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे केस में हमें सीजीयू की बात करनी है। और सीजीयू क्या है? तो सीजीयू को हम लोगों ने डिफिनेशन पोर्शन में पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देता हूं कि सीजीयू वो स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटे वाला पोर्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जिसका कैश फ्लो दूसरों की मदद के बगैर कैलकुलेट किया जा सकता है। The smallest identifiable group of assets that generate cash inflow that are largely independent of the cash inflow from other asset या group of asset, मतलब किसी दूसरे के बगैर जो बात करते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आप एक उबर की कार चलाते हैं, तो एक उबर की कार अपने आप में एक सीजीयू है, यानी कि एसेट ही सीजीयू है, उसमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने 7 या 8 कारें किसी कंपनी को दी हुई हैं और उसमें से कुछ कार चलती है, कुछ बंद भी रहती है, कुछ चलती है, कुछ बंद भी रहती है, लेकिन आपको 8 कार कम से कम देना था, आप उसमें से कम नहीं कर सकते हैं चाहे चले या नहीं चले। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? फिर ऐसे सिचुएशन में जो वो सीजीयू है उसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, वही हम अपनी बात लेके चलेंगे और कुछ नहीं। चलिए और आगे चलें, आइए नेक्स्ट। रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। भाई एक एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कब डिटरमिन नहीं हो सकता है? कि जब उसकी वैल्यू इन यूज हमें पता है कि फेयर वैल्यू के बराबर नहीं है और फ्यूचर कैश फ्लो हम नहीं निकाल पा रहे हैं और हम जानते हैं वो नेग्लिजिबल नहीं है। मतलब वैल्यू इन यूज ना तो फेयर वैल्यू के बराबर है और ना ही जीरो के बराबर है। इसका मतलब है बट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये हुआ, और दूसरा कि भाई एसेट अकेले काम नहीं करता। जैसे देखो आर्टिकलशिप में अगर इनकम टैक्स की बात करें हम, तो इनकम टैक्स तो एक आर्टिकल बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन अगर हम आर्टिकलशिप में बात करें एक की बजाय बहुत सारे की, ठीक है, बहुत सारे लोगों की, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऑडिट में तो 3, 4, 5, 6 लोग जाते हैं तभी काम होता है, इंडिविजुअल तो काम होता नहीं है। तो चूंकि ऑडिट में 3, 4, 5, 6 की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑडिट की पूरी जो टीम होती है, जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो सीजीयू है, इंडिविजुअल सीजीयू नहीं चलेगा। मतलब एसेट कैन नॉट जनरेट कैश इनफ्लो दैट इज लार्जली, ठीक है, दैट इज लार्जली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर एसेट, दूसरे के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा सीजीयू है।
ऐसे केस में वैल्यू इन यूज और रिकवरेबल अमाउंट, हम ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात करते हैं, और वो निकालते समय हम सबसे लोएस्ट छोटे वाला एग्रीगेट पता करते हैं, जहां जैसे मान लीजिए कि एक एसेट है, ठीक है, इसका नहीं पता चला, दूसरे को जोड़ लिया तो पता चल जा रहा है, तो हो गया CGU, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कैश जनरेटिंग यूनिट। लेकिन मान लीजिए कि नहीं पता चला तो 3 जोड़ना पड़ा, 4 जोड़ना पड़ा, 5 जोड़ना पड़ा, तब पता चल रहा है, तो हम फिर पांचों को जोड़ने के बाद ही CGU की बात हम करेंगे। हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी शायद किया था, नहीं किया हो तो बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, और अगर कर लिया था तो भी बता दीजिएगा नहीं सर ये हो गया था। ठीक है दोस्त, चलें आगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो अब सभी बच्चों को पढ़ना है। If an active market exists for the output produced by an asset and group of assets. If an active market exists for the output produced by an asset and group of assets. नंदन बता रहे हैं कि सर हो गया था, निबंधन बता रहे हैं कि हो गया था, लेकिन ये नहीं हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी 1.5 महीने ही तो हुआ है। If an active market exists for the output produced by an asset and group of assets, that asset or group of assets shall be identified as CGU even if some of the output are used intermediately. कहने का मतलब है कि मान लीजिए A है और B है, 2 डिपार्टमेंट है, 2 प्रोसेस है, आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा या डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, ये अपने कुछ सर्विसेज इनको देते हैं और ये आगे कस्टमर को बेचते हैं, लेकिन ये भी अपना कस्टमर को बेचते हैं। मान लो ये अपने 80% कस्टमर को बेचते हैं और 20% इनको देते हैं, ये दोनों एक कंपनी के पार्ट हैं। तो ऐसे केस में ये माना जाता है कि ये एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट ये अपने आप में CGA है, ए को 20 के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इवन पार्ट एंड ऑल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड यूज बाय अदर यूनिट, ठीक है, हम इसे मान सकते हैं अगर एंटिटी बेच दे, ये नया केस, ए पूरी तरह से बी को देता है, बी आगे कस्टमर को बेचता है, लेकिन ए का प्रोडक्ट ऐसा है जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचा जा सकता है। ए पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ए या बी को देता है, ये बात सही है, हकीकत है, मानते हैं, लेकिन ए डायरेक्टली बी को भी बेच सकता है और डायरेक्टली कस्टमर को भी बेच सकता है। तो ऐसे केस में ए के CGU है, ये एक ऐसा एसेट है जिसका लार्जली हम अलग से निकाल सकते हैं। समझने की बात है दोस्तों, कुछ पार्ट इस्तेमाल हो तो है ही, लेकिन अगर सारा पार्ट इस्तेमाल हो लेकिन हम क्षमता रखते हैं कि हम उसे अलग से बेच सकते हैं, तो भी ऐसे सर्कमस्टेंसेज में हमें ऐसा पूरा हक है करने का, हम उसे अलग CGU मान सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक ट्रांसफर प्राइसिंग रखते हैं जिसमें 10-20% प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कहा गया है कि उस ट्रांसफर प्राइसिंग का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में जाओ और मार्केट में देखो कि क्या सिचुएशन है। इफ द कैश फ्लो जनरेटेड बाय एन एसेट आर इफेक्टेड बाय इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग, एन एंटिटी शैल यूज मैनेजमेंट बेस्ड एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट दैट कैन बी अचीव्ड इन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, मतलब आउटसाइड जो हम बेच सकते हैं। कहने का मतलब है ए बी को 100 रुपए में खरीदता है, 120 में बेचता है, लेकिन हमें पता है हम बाहर अगर कस्टमर को बेचे तो 118 में बेच सकते हैं, तो फिर हम 118 के हिसाब से बात करेंगे, 120 के हिसाब से बात नहीं करेंगे। जो आउटसाइड है उसके हिसाब से दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, आगे आइए। इस पे जरा 1-2 क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, 19 और 20 नंबर इलस्ट्रेशन है, उसे कर लीजिए, तब हम और आपसे बातें करेंगे। लेकिन मैं आपसे 1 मिनट टाइम चाहूंगा कि क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, मुझे क्वेश्चन के लिए वापस जाना पड़ेगा YouTube पे, क्या बोलते हैं आपका वो जो होता है ना,
वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाके मुझे ICI टाइप करना पड़ेगा, ICAI। भला हो हमारे इंस्टीट्यूट का, तभी हमारा भला होगा दोस्तों, आपका भला होगा। चलो भैया हो गया। आइए साहब, इस पे क्वेश्चन कौन सा था? 19 और 20, वो पढ़ना था हमें। लीजिए साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा इसको करा ही देते हैं। पढ़िए, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ए सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्लांट वाई फाइनल प्रोडक्ट is an intermediate production या product brought by, सबको दिख रहा है? bought by plant X of the same entity। मतलब बनाते वाई हैं लेकिन उसको इस्तेमाल करते हैं कौन? प्लांट एक्स। एक्स प्रोडक्ट सोल्ड टू वाई एट ए ट्रांसफर प्राइसिंग दैट पासेज ऑल मार्जिन टू एक्स। एट्टी परसेंट ऑफ वाइन फाइनल प्रोडक्ट हम आउटसाइड एंटिटी को बेचते हैं। 60% इज सोल्ड टू वाई एंड रिमेनिंग 40% इज सोल्ड टू कस्टमर आउटसाइड एंटिटी। फॉर ईच ऑफ द केसेज आपको बताना है व्हाट इज द CGU फॉर एक्स एंड वाई। ये दो प्लांट है। इफ एक्स कुड सोल्ड द प्रोडक्ट टू वाई एंड ए प्रोडक्ट इट सेल टू वाई in an active market and internal transfer pricing is higher than market, what is the cash generating unit of X and Y? देखने की बात है, तो जरा समझा दूं एक बार बेटा। क्वेश्चन नंबर है कितना है भाई? 19। प्लांट वाई में एक्स का प्रोडक्शन इस्तेमाल होता है। एक्स का प्रोडक्शन प्लांट वाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सब लोग ध्यान दीजिए और लिखिए भी इसको। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्सटी % इनको देते हैं। और 40% हम कस्टमर को बेचते हैं।
80% कस्टमर को दिया जाता है, बाकी अपना इंटरनल कंजम्पशन होता होगा, इंटरनल कंजम्पशन। ये सिचुएशन है, सबने पढ़ा। अब केस वन क्या कहता है? केस वन कहता है कि एक्स सारे प्रोडक्ट को जो वाई को बेचता है उसे भी एक्टिव मार्केट में बेच सकता है, और इंटरनल ट्रांसफर प्राइस मार्केट प्राइस से हायर है। तो बताइए कैश जनरेटिंग कौन सा होगा, एक्स या वाई? मतलब ये जो हम वाई को बेच रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारा का सारा प्रोडक्शन हम बड़े आराम से बाहर भी बेच सकते हैं, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो थोड़ा हाई है मार्केट प्राइस से। तो मुझे बेटा फर्स्ट केस में आप सब लोग सॉल्यूशन लिख के बताइए। दो सवाल है, सी जी यू क्या है? क्या एक्स एंड वाई सेपरेट है, या एक्स प्लस वाई मिला के है, इकट्ठा? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल है, इसके लिए जो वैल्यू इन यूज निकलेगा वो मार्केट प्राइस पे निकलेगा या ट्रांसफर प्राइस पे? याद रखिए ट्रांसफर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, या मार्केट प्राइस पे। चलिए मित्रों, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। सब लोग दो दो लाइन लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, है ना? आई फील हैप्पी। देखिए ना, आप इतनी दूर बैठे हैं, मैं इतनी दूर, शायद एक दूसरे को हम लोग बाई फेस जानते भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक बढ़िया काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी एक्साइटमेंट मुझे दिखनी चाहिए, तो मुझे भी एज ए टीचर अच्छा लगेगा दोस्तों। लिख के बताइए, दोनों मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए मुझे बताइए। दोनों ही सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। टेल मी दोस्तों। सर एक्स एक अलग सीजीयू है, एंड वैल्यू इन यूज मार्केट प्राइस लिया जाएगा या उसके बेसिस पे निकाला जाएगा? मेरे पास सौरभ जी का आया है कि एक सीजीयू है, वैल्यू इन यूज मार्केट प्राइस होगा। नबी का आया है कि सर एक्स एंड वाई दोनों सेपरेट हैं, वैल्यू इन यूज मार्केट प्राइस होगा।
निबंधन का आया है कि दोनों सेपरेट हैं और मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सही। और मेरे पास शुभम डोंगरा का आया और ज्योति चौधरी का, बिल्कुल सही बेटा। ये एक्स और वाई सेपरेट माने जाएंगे, इकट्ठा नहीं माना जाएगा। और ट्रांसफर प्राइस नहीं लिया जाएगा, मार्केट प्राइस लिया जाएगा। ट्रांसफर प्राइस तो मैनिपुलेटेड होता है, अपने मन की बात होती है, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए हम ट्रांसफर प्राइस की बात नहीं करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। अब दूसरा सवाल पढ़िए। इफ देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, व्हाट इज द सीजीयू यूनिट फॉर एक्स एंड वाई? मतलब एक्स का प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं सकता, आप बताइए अब क्या होगा सीजीयू? सवाल ये है। दूसरा, कैन नॉट बी सोल्ड। अब सीजीयू क्या होगा? एक्स एंड वाई सेपरेट सेपरेट या एक्स प्लस वाई इकट्ठा? अब कौन सा होगा? बताइए मेरे दोस्तों। निबंधन कह रहा है, निबंधन मुझे लॉजिक भी दीजिए, क्यों एक्स और वाई इकट्ठा मानेंगे? एक लाइन लिखिए जरा, मुझे अच्छा लगेगा। वाई एक्स एंड वाई विल बी ट्रीटेड एज सिमिलर वन, क्यों मानेंगे? नबी का भी आया कि सर इकट्ठा मानेंगे, वो सही है, दोनों लोगों का सवाल बिल्कुल सही है, बट मेरा कुछ और कहना है। मेरा कहना है क्यों। जवाब दीजिए तब आगे बढ़ते हैं। तो आया कि बिकॉज एक्स एंड वाई आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर एक्स, बिल्कुल सही है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एक्स कैन नॉट बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली, ऐसा नवीगर का कहना है। एक्स एंड वाई सेल आर नॉट पॉसिबल इंडिपेंडेंटली, सही है। मतलब वाई का तो है, एक्स का पॉसिबल। आप सब लोग सही हैं। इसमें इंडिविजुअल मानना जाना गलत होगा, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो मानना है वो कैसे मानना है? इकट्ठा मानना है, ठीक है मित्र। तो कहिए तो आगे चलें। मूव अहेड। चलिए, वापस हम लोग आ रहे हैं अपने काम पे। एक क्वेश्चन 20 भी देख लिया जाए क्या? चलिए क्वेश्चन 20 भी देखते हैं।
जो बात चल ही रही है तो वो भी हो जाए, ये भी बहुत अच्छा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20, सब लोग देखिए। XY produce a single product and owns plant A 1, 2, 3. Each plant is located in a different country. Plant 1 produce a component that is assembled at either plant 2 or plant 3. The combined capacity of plant 2 and plant 3 not fully utilized. XYZ limited products are sold worldwide from either plant 2 and plant 3. Plant 2 production can be sold in plant 3 country if the products can be delivered faster from plant 2 than plant 3. मतलब प्लांट 2 का प्लांट 3 के कंट्री में भी बेचा जा सकता है अगर तेजी से लाया जाए तो। यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ 2 and 3 डिपेंड ऑन एलोकेशन ऑफ सेल्स बिटवीन द टू साइट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर प्लांट ए। व्हाट इज द सीजीयू 1, 2, 3? क्या सीजीयू है? मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, 3 देश में हमारे प्लांट हैं। प्लांट 1 जो है वो बस केवल कंपोनेंट बनाता है। प्लांट 1 जो है वो केवल कंपोनेंट बनाता है और प्लांट 2 और प्लांट 3 को देता है। प्लांट 2 का प्रोडक्ट प्लांट 3 की कंट्री में भी बेचा जा सकता है, कंट्री ऑफ P3। अब वो सब इस बात पर डिपेंड करता है कि जल्दी कहां से पहुंचाया जा सकता है। आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल बता दूं, अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, मान लीजिए आपका एक प्लांट है पुणे में और एक प्लांट है बांग्लादेश में। माल बेचना है असम में, तो असम में जो माल बिकेगा वो पुणे से पहुंचाने में टाइम लगेगा, बांग्लादेश से पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा। बांग्लादेश से आराम से और जल्दी पहुंच जाएगा, पुणे से पहुंचाने में टाइम लगेगा। तो अब क्वेश्चन कहता है कि बताइए कौन है, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है P और 2 की, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितना सेल्स किसको असाइन करते हैं, मतलब हम कितना किसको बनाने का परमिशन देते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 बनना है तो हम चाहें तो यहाँ 5-5 बना सकते हैं, चाहें तो 4-6 बना सकते हैं, चाहें तो 7-3 बना सकते हैं। ये सब हमारी अपनी मर्जी पे है। तो बताइए मेरे बच्चों कैसे बात बनेगी। आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है, ठीक है ना, डिस्कशन में आपसे करता रहता हूँ, आपको मजबूर करता हूँ कि थोड़ा सा आप भी लिखिए, है ना, वरना किताबों में तो देखो सब लिखा हुआ है। तो बताइए दोस्तों, क्या P1 एक अपने आप में CGU है? नहीं है। P1 तो बांटना पड़ेगा P2 में या P3 के साथ। मेरा सवाल कुछ और है, क्या P2 और P3 इंडिपेंडेंट CGU हैं? जवाब दीजिए। P1 तो नहीं है, टू बी असाइंड या एलोकेटेड टू P2 एंड P3, ये तो खैर क्लियर है, इसमें ज़्यादा झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं सवाल को उठा कि P2 एंड P3 क्या ये सेपरेट CGU हैं या P और 2 P3 ऑल टुगेदर हैं? मेरा सवाल ये है, और हैं तो इसके पीछे क्या कारण है बताइए। मैं आप सभी बच्चों का इंतजार कर रहा हूं, मुझे बताइए कौन है CGU और क्यों है।
यस से बात नहीं बनेगी ज्योति बेटा। यस से बात क्या बनती है भाई? यस से क्या बात बनेगी? ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं थोड़े ना, थोड़ा 2 लाइन लिखिए फिर मुझे अच्छा लगेगा, देन आई विल फील हैप्पी। कह रहे हैं कि सर P2 और P3 अलग अलग CGU है क्योंकि वो कंट्री सी में इंडिपेंडेंटली बेचते हैं। तो निबंधन का ये कहना है, NK का ये कहना है, बाकी लोग और बताएं। और लोग बताइए जरा, ऐसे नहीं चलेगा, चुपचाप सुन के नहीं रहना है वरना आप इन्वॉल्व कैसे होंगे। शुभम जी का कहना है कि टुगेदर लीजिए क्योंकि ईच अदर कंट्री में बेचते हैं। शुभम जी आपका पहला पार्ट तो मुझे अच्छा लगा लेकिन दूसरा लॉजिक अच्छा नहीं लगा। नबी सेपरेट है, नबी का भी ये कहना है, शुभम का ये कहना है, और अभी नहीं आया जो आंसर मुझे चाहिए वो नहीं आया अभी। 1-2 लोग और बोलिए। ज्योति बेटा आप भी बोलिए। टुगेदर एज P1 assign the units to sale। P1 नहीं, सौरभ आप काफी नजदीक आ गए हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी आपने अभी बना रखी है लॉजिक से। चलिए अब मैं ही बताता हूं। देखिए सेपरेट क्यों नहीं माना जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ है। देखिएगा यूटिलाइजेशन लेवल पढ़िए। यूटिलाइजेशन लेवल डिपेंड ऑन द एलोकेशन ऑफ सेल्स बिटवीन टू साइड्स। दो साइड्स के बीच में वो हम हैं जो एलोकेट करेंगे। फिर से देखिए ये हमारा एलोकेशन है कि क्या एलोकेट किया जाएगा, 5-5 या 4-6 या 3-7। ये हमारी एलोकेशन है, हम चाहें तो जो रखें, कम करें, ज्यादा करें, ये हमारा एलोकेशन है, उनका इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए लिखिए लॉजिक, सिंस प्लांट यूटिलाइजेशन of P2 and P3 depends upon allocation of work to them by management. It means they work as a team, है ना? Therefore CGU will be plant 1, plant 2 and plant 3 taken
टूगेदर, टेकन टूगेदर, एक साथ लिया जाएगा। ठीक ना? चलिए अब वापस लौट के आइए। लिखना तो नहीं किसी को? ये देखिएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ ए सीजीयू को जो हम एसेट एंड लायबिलिटी एलोकेट करते हैं वो कैसे करते हैं? सिर्फ उन्हीं एसेट्स को लेंगे जो डायरेक्टली या एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस टू द सीजीयू, जो मिल के कैश जनरेट करते हैं। इनफ्लो जो है वो मिल के जनरेट करते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेना है दोस्तों, और किसी को नहीं हमें लेना है। ठीक है दोस्त? और इसमें बेकार की लायबिलिटी नहीं लेनी है तब तक जब तक रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू कैन नॉट बी डिटरमिन विदाउट कंसिडरिंग दिस लायबिलिटी। कुछ ऐसी लायबिलिटी होती हैं जैसे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वगैरह, जिनके बगैर आप बात नहीं कर सकते, तो उन सब चीज़ों को आपको लेना चाहिए, बाकी को आप ना लें तो भी चलेगा। ठीक है? इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, और वो इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 8। जरा देखिए साहब, बहुत प्यारा है। ये देखिए, a company operates a mine in a country where legislation requires that the owner must restore the site on completion of its mining operation. The cost of restoration includes the replacement of the overburden, which must be removed before mining operation commence. A provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed. The amount provided was recognized as part of cost of mine and is being depreciated over the useful life. The carrying amount of the provision आजकल जो है वो 500, which is equal to present value of restoration. The entity is testing the mine for impairment. The cash generating unit for the mine is the mine as a whole. पूरा mine ही अपने आप में एक CGU है. The entity has received an offer to buy the mine at a price of around 800. The price reflects the fact that buyer will resume the obligation to restore the overburden. Disposal cost of the mines are negligible. The value in use of the mine is approximately 1200, excluding restoration cost, and the carrying amount of mine is 1000. ठीक है? अब मेरा आपसे ये कहना है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको इंड एस 16 और इंड एस 37 उन दोनों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। देख लीजिए ना, पढ़ लीजिए जरा दोस्तों, फिर बात करते हैं।
चलिए मैं बताता हूं। अब देखिए इंडेस 16 भी कहता है कि अब कॉस्ट के अंदर अगर कोई डिस्पोजेबल कॉस्ट है तो उसे भी आपको प्रेजेंट वैल्यू पे मानना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए 5,000 की, ठीक है, और हमें लगता है कि बाद में जब उसे हम रिमूव करेंगे तो हमें थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। लेट सपोज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 है, तो हम अब कॉस्ट को 5100 मानते हैं और डिप्रिसिएशन 5100 पे चार्ज होता है। ये कॉस्ट का पार्ट होता है, मतलब परचेज कॉस्ट और जो रेडी टू यूज करने में खर्चे होते हैं वो, और लास्ट में जो डिस्पोजेबल कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये तीनों चीज़ें हमें शामिल करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए वही है, हमने 500 करोड़ का तुरंत जैसे ही हमने ओवर बर्डन रिमूव किया तुरंत प्रोविजन मान लिया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 500 आ रही है, ठीक है। अब कैश जनरेटिंग यूनिट यही है, हमें एक ऑफर प्राइस मिला है 800, कहता है कि हम 800 में आपका माइंस खरीद लेंगे और जो प्राइस है उसमें ऑब्लिगेशन वो मतलब बर्डन का शामिल है, वो सबके साथ है, मतलब ये फाइनल फेयर वैल्यू है, ठीक है, लेस डिस्पोजल कॉस्ट वगैरह सब। डिस्पोजेबल कॉस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ खास नहीं है। वैल्यू इन यूज है 1200, लेकिन अभी रिस्टोरेशन शामिल नहीं है, तो रिस्टोरेशन तो 500 जाएगा ना, इसका मतलब नेट वैल्यू इन यूज कितना बचने वाला है 700। अब 800 है फेयर वैल्यू और 700 है वैल्यू इन यूज, तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। और आज जो है सॉरी रिकवरेबल अमाउंट, और आज जो कैरिंग अमाउंट है वो है 1000। आज जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना है, वो है 1000। तो मेरे दोस्तों मुझे बताइए इम्पेयरमेंट हुआ है? आपसे पूछता हूँ, चलिए बताइए तो सब लोग, हाउ मच इज द इम्पेयरमेंट? क्वेश्चन समझ आया? आप बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इम्पेयरमेंट बताइए है भी या नहीं है? एक आंसर आ रहा है 200। सही नहीं है? आइए मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्टडी का, पेज नंबर में लिख देता हूं मैं 231। ध्यान दीजिए, फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आफ्टर कंसिडरिंग द, कौन सा कॉस्ट था वो, रिस्टोरेशन कॉस्ट। वो लायबिलिटी ले जाएगा बेचारा, वो सब कुछ करके है 800। वैल्यू इन यूज 1200 है, लेकिन उसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट अभी नहीं है, तो रिस्टोरेशन कॉस्ट तो जाना है 500। तो मेरे हाथ में क्या बचेगा 700। और हम जानते हैं जो रिकवरेबल अमाउंट होता है
वो हायर ऑफ द टू होता है, एबव टू। तो दोस्तों 800 और 700 में ज़्यादा कौन सा है? तो ये हो गया 800। ये रहा पार्ट ए। अब आइए पार्ट टू। पार्ट टू को समझिए। किसी को लिखना तो नहीं है ना? ये सब लोग लिखते जाइए। ज्योति, निबंधन और सौरभ ने आंसर भेजा है। अच्छी बात है। चलिए अब देखिए बैलेंस शीट हमारा बना हुआ है, जिसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ माइंस जो है 1000 है। और देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट है 500। असल में क्या होता है कि जब हम परचेज करते हैं ना एसेट, या जब हम ओवर बर्डन रिमूव करते हैं, तो उस समय बैंक तो लिखते ही हैं जो हमने पे किया, रिस्टोरेशन कॉस्ट भी लिखते हैं, ठीक है। सब एसेट्स का पार्ट बनता है। नहीं, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया मैंने। एसेट तो लिखते ही हैं, मान लीजिए कि एसेट हमारा जो भी था, बैंक तो लिखते हैं जो हमने कैश में पे किया, लेकिन हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन। पैसा थोड़ा ना दिया है अभी, तो ये वही 500 लिखा हुआ है। याद रहे, ये इस 500 इस 1000 में शामिल है। यानी कि ये 1000 का एसेट आप जो मान रहे हैं, ये 500 की लायबिलिटी उसके साथ है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? यही पढ़ रहे थे ना कि भाई वैसे तो हम लायबिलिटी को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी का रिकवरेबल अमाउंट उस लायबिलिटी के बगैर नहीं निकल रहा, जैसे डिसमेल्टिंग कॉस्ट वगैरह, तो हम भी उस लायबिलिटी को शामिल करेंगे या कोई प्रोविजन। ध्यान दीजिए, ये 500 हमने ध्यान दिया कहाँ? यहां भी ध्यान दिया। ये 500 हमने रिस्टोरेशन कॉस्ट वैल्यू इन यूज में भी ध्यान दिया। तो क्या ये 500 हम यहां ध्यान नहीं देंगे दोस्त? तो इसीलिए हमारी जो नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ माइंस आएगी वो कम आएगी। उसमें से ये लायबिलिटी भी कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर, ये आप केवल डेबिट साइड देख रहे हैं, क्रेडिट साइड भी तो देखिए। रीस्टोरेशन 500, तो नेट कैरिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग अमाउंट नेट, यही इस क्वेश्चन का बहुत प्यारा पॉइंट था, वो 500 है। और रिकवरेबल अमाउंट है विच एवर इज हायर, यही पढ़ा था हम लोगों ने। कितना था भाई? 800। तो बोलिए हाउ मच इज द इम्पेयरमेंट लॉस? अब बताइए इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस तभी होता है जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो। यहां तो भाई मुझे कम होता हुआ
दिखाई कतई भी नहीं दे रहा है। चलो बालक बताओ कैसे करें। इंपेयरमेंट कितना आएगा बताइए सब लोग। इंपेयरमेंट नहीं है, बिकॉज योर रिकवरेबल अमाउंट एक्सीड्स योर कैरिंग अमाउंट। तो हम ना ये 500 यहाँ भूल रहे थे और हम ये वाला पॉइंट नहीं देख रहे थे। तो सौरभ ने कहा सर लास्ट वाला पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। आइए बेटा मैं लास्ट वाला पॉइंट यहाँ से समझाना चाहूँगा। कि जब हम किसी एसेट्स का कैरिंग अमाउंट लेंगे, पढ़िए यहाँ क्या बोला था। द एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू सीजीयू। तो मैंने कहा था कि भाई सिर्फ वही एसेट लीजिए जो बेहद जरूरी है, बाकी एसेट लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये बताई थी आपको। फिर ये बताया था आपको कि लायबिलिटीज भी आपको नहीं लेना है, लेकिन जब किसी का रिकवरेबल अमाउंट उस लायबिलिटीज को बगैर ध्यान में रखे हुए नहीं हो सकता, तो उसका कैरिंग अमाउंट कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों डिसमेल्टिंग चार्जेज को आपको शामिल करके चलना है, या कोई भी ऐसा पेंशन या कोई भी ऐसी चीज जो बाकी चीजों में शामिल होती है, आपको उसे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक ना। तो ये बेहद जरूरी है। अब ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये 1000 तो लेना है, और एंट्री भी देखिए कैसे हुई है, कुछ खर्चे हुए होंगे, उससे बना है ना ये 1000। तो ये जब लेना है तो इसके साथ साथ इस रिस्टोरेशन की लायबिलिटीज को भी लेना है, क्योंकि ये इसी का पार्ट एंड पार्सल है। क्या इसका ध्यान हम यहाँ नहीं दे रहे, क्या इसका ध्यान हम यहाँ नहीं दे रहे। यहाँ भी तो 500 घटा के चल रहे हैं, 1200 कहाँ ले रहे हैं। और यहाँ भी अगर उसको हम लायबिलिटी नहीं देते तो फिर तो ज़्यादा होता ना, 800 थोड़ा ना देता, फिर तो हमें ज़्यादा देता। तो इसलिए यहाँ भी देखना है और यहाँ भी देखना है, तब जाके ये इंपेयरमेंट लॉस की बात बनेगी। सही है मुन्ना। चलो अब आगे चलिए जरा, क्वेश्चन 8 भी हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है एलोकेटिंग गुडविल टू सीजीयू। कि भाई हम किस तरीके से गुडविल को सीजीयू में एलोकेट करें। बड़े क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और बड़ा मेन पॉइंट है ये। सीजीयू में हमने ये तो बात कर ली कि उन एसेट लायबिलिटीज को लेना है जिनके बगैर वो सीजीयू पॉसिबल नहीं है। उन सभी एसेट को लेना है जो कैश जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं, और उन लायबिलिटीज को लेना है जो रिकवरेबल अमाउंट निकालते समय हमें ध्यान देना होता है।
बट अब बात करते हैं गुडविल की। देखिए, जब भी गुडविल की बात करते हैं तो दो तरह गुडविल की बात आती है। एक आती है सेल्फ जनरेटेड एसेट और एक आती है बिजनेस परचेज। तो सेल्फ जनरेटेड एसेट तो खैर अब नहीं लेना है, हमने पढ़ा था इंड एस 38 मना करता है। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमने नेट आइडेंटिफाइबल एसेट से ऊपर पीसी पे कर दिया और लायबिलिटी हमने एज्यूम करी, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो हमें रिकॉग्नाइज करना ही करना है, ठीक है ना। तो यही वो गुडविल है। जैसे मान लीजिए आपने जो पेमेंट किया है वो 5,000 किया है और नेट एसेट जो हमारा है 4,000 है, तो 1,000 यही कहलाता है गुडविल। अब ये गुडविल जो होता है अपने आप में तो कैश जनरेट नहीं करता, फैक्ट है, गुडविल अपने आप में कैश जनरेट नहीं करता। गुडविल का कैश जनरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग एसेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत नाम है पेप्सी का, लेकिन पेप्सी अपने आप में नाम से थोड़ा ना, उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सब चाहिए। जैसे मैकडी है तो मैकडी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैकडी से तो बात नहीं बनती है ना, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ऑपरेटिंग एसेट हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें उन गुडविल को वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। और इस तरह कॉर्पोरेट एसेट्स की भी बात आती है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग वगैरह, तो उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आइए पहले मैं गुडविल की बात करता हूँ। देखो भाई, अगर कोई गुडविल आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में एक्वायर किया है तो इट शुड बी एलोकेटेड टू ईच ऑफ द एक्वायरर सीजीयू। हर सीजीयू के ऊपर इसको डालिए, और ग्रुप ऑफ सीजीयू that is expected to benefit from the synergy of the combination। जो उस कम्बिनेशन के सिनर्जी से पैदा होता है उन सब की बात करिए। गुडविल समटाइम कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन ए नॉन आर्बिट्रेरी बेसिस टू द इंडिविजुअल सीजीयू बट ओनली टू द ग्रुप ऑफ सीजीयू। ये फैक्ट है कि गुडविल कई बार इंडिविजुअल सीजीयू को नहीं हो सकता, बट एक ग्रुप ऑफ सीजीयू को होता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम उसी को एडेट करेंगे। ये जरा ध्यान दीजिएगा, हमने ये गुडविल एक्वायर किया, अब वहाँ पे सीजीयू 1 है, 2 है, 3 है। तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो गुडविल का एक रीजनेबल बेसिस पे एलोकेशन हो सकता है। हमें लगता है कि भाई गुडविल का बेनिफिट 2:1 और 1 के रेशियो में होगा, या 3:1 और 1 के रेशियो में होगा, या 30-40 और 40% के रेशियो में 30% के रेशियो में होगा। एक तो ये है कि गुडविल कैन बी एलोकेटेड, लेकिन एक होता है गुडविल नहीं एलोकेट हो सकता एबीसी में, गुडविल इन तीनों के ऊपर है, नॉट इंडिविजुअली। गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। ये दोनों बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, गुडविल हुआ, मान लीजिए 500,000 गुडविल हुआ, करोड़। अब उसके साथ 3 सीजीयू आया, तो हमें ऐसा लगता है कि गुडविल जो है ना, इन 3 सीजीयू पे 2, 2 और 1 के रेशियो में, या कोई और रेशियो 1, 3 और 2 के रेशियो में बढ़ सकता है। मैनेजमेंट ने ऐसा कोई रेशनल ढूंढा है, उनको लगता है इसका बेनिफिट इसको इतना मिलेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उसको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि भाई कैसे मिलेगा, वी आर अनेबल। लेकिन इतना पता है गुडविल है, तो इसी को बोलते हैं गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो ये पूरे ग्रुप ऑफ सीजीयू में जाके बटेगा। ये ग्रुप ऑफ सीजीयू हो गया, और ये हो गया इंडिविजुअल सीजीयू, सीजीयू। तो एक ग्रुप ऑफ की बात हो गई और एक इंडिविजुअल सीजीयू की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। लौटिए। तो ये पहला केस है कि गुडविल जो है एलोकेट हो सकता है, और दूसरा है गुडविल कैन नॉट बी एलोकेट हो सकता है, वो सिर्फ ग्रुप ऑफ सीजीयू को भी हो सकता है।
दोनों केस सबने समझा? अब ग्रुप ऑफ सीजीयू की जब आज मेरी क्लास मिस हो गई, कल से कितने बजे क्लास होगी? अच्छा टाइमिंग बता दूं? कौन पूछ रहे हैं? ज्योति। देखो बेटा, संडे हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 12 रखने की, ताकि शाम को कहीं घूमना फिरना हो तो आदमी घूम फिर सके, आप भी और हम भी। और अदर डे वही पुराना रात्रि पाठशाला। आप लोग ऑफिस से लौट आते हैं या ऑफिस जाते ही नहीं है? 8:30 से 10 बजे तक ऑफिस से लौट आते हैं आप लोग? वही शाम को 8:30 से 10 बजे रखेंगे, ठीक है ज्योति? हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम ग्रुप ऑफ सीजीयू की जो बात करेंगे, तो ग्रुप ऑफ सीजीयू वो मिनिमम, मतलब ग्रुपिंग नहीं कि मतलब हमारे यहाँ 10 सीजीयू तो 10 जोड़ लिया। हम तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक ये गुडविल एलोकेट ना हो जाए। मान लो 3 जोड़ने के बाद एलोकेट हो गया तो 3, 4 जोड़ने के बाद एलोकेट हो तो 4, 5 जोड़ने के बाद एलोकेट हुआ 5। वो मिनिमम छोटे से छोटा हम करने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी सूरत में वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट से बड़ा नहीं होगा, एज डिफाइंड इन इंड AS 108। तो इंड AS 108 में बात करेंगे फिर, ठीक है? अब आगे आइए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई अगर आपने, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं तब आगे बढ़ेंगे, तब इसका असली मजा आएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है जरा मैं पहले देखूं। आइए, क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए पहले इसे, तब आगे चलेंगे। ये है साहब, पेज नंबर आप देख लीजिए, कौन सा पेज नंबर है? 2.58। मिला सबको? कहता है कि भाई एक कैच जनरेटिंग यूनिट है प्लांट ए, जिसका कैरिंग अमाउंट है 1000। प्लांट ए एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में हुआ था और 200 गुडविल इसको एलोकेट कर दिया गया, मतलब 1000 हम खुद हैं और 200 हमारे ऊपर और एलोकेट कर दिया गया। ये कब की बात है? ये बात है 1 अप्रैल 2001 की। डेप्सन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता है। प्लांट ए यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। अब 31 मार्च 2002 यानी कि 1 साल के बाद अगर रिकवरेबल अमाउंट 600 है तो क्या हम इम्पेयरमेंट लॉस की बात कर सकते हैं? चूंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए पहले मैं ही पढ़ाऊंगा, कम से कम क्वेश्चन देखिए आप लोग। आप क्वेश्चन देखिए, आपने तो नहीं पढ़ा है इसलिए मैं ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप मत बनाइए, केवल क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा रहता है ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो।
चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, एक कोई सीजीयू है, प्लांट ए अपने आप में सीजीयू है, ठीक है ना। अब प्लांट ए की अपनी जो वैल्यू है कैरिंग अमाउंट, या जो भी है, 1,4 इधर लिखता हूं, 11 को 1000 है, लेकिन इसमें से डिप्सन भी कटेगा। 1000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो 31/3/12 को ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 900, है ना। और इसको गुडविल एलोकेट किया गया है 200 है। मानते हैं कि एक साल में गुडविल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू क्या हुआ, 1100 हो गया बेटा, बहुत सुंदर। अब आप इसको कंपेयर कीजिए रिकवरेबल अमाउंट से। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट है हमारा 600, तो व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस? सबने देखा? तो दिस इज आवर इंपेयरमेंट लॉस, दैट इज 500। सब लोग नोट कीजिए जरा जल्दी से कि प्लांट ए इतना था तो थोड़ा कम हुआ, ठीक है। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को एक सवाल होता है कहाँ कहाँ डालेंगे, तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी आगे आने वाला है, मैं फिर भी बता दूं। पहले ये गुडविल पे जाता है, जो इंपेयरमेंट लॉस होता है ना, पहले इसका जो एलोकेशन होता है वो गुडविल पे होता है, जितनी गुडविल है उतना पे होगा, ये फर्स्ट। और तब अदर एसेट पे होता है, सीजीयू के जो अदर एसेट्स होते हैं उन पे प्रोपोर्शनेटली होता है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 200 तो गुडविल को पहले राइट ऑफ करेंगे और 300 अदर एसेट्स को करेंगे। तो कोई पूछे ना आपसे कि रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगी आफ्टर इंपेयरमेंट, तो हम बोलेंगे गुडविल तो नील होगा, गुडविल तो खत्म हो गया, और जो प्लांट ए है वो आ गया 900 माइनस 300, 600 आ गया। ये भी पढ़ाया नहीं था, लेकिन अब चूंकि अब आ गया तो हमने सोचा पढ़ाई दे 600। तो जरा लिखना हो तो इसे भी लिख लीजिए, मैं फिर दोहरा देता हूँ, अभी आगे आएगा कि इंपेयरमेंट लॉस से जो पहले आएगा वो कहाँ आएगा, गुडविल पे आएगा, और फिर बाकी अदर एसेट की कहानी चलेगी।
हो गया मेरे दोस्त? तो कहिए तो अब आगे चलें। तो गुडविल जो आप सीजीओ में एलोकेट करेंगे उसका ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अगर कभी गुडविल सीजीओ के एलोकेट हुआ, ये अगला पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट है। हाँ बेटा, ये क्लास यूट्यूब पे रिकॉर्ड रहेगी, सारी क्लासेज है यूट्यूब पे, देखो ना सारी क्लासेज मेरे ख्याल से उसमें होगी। क्या बोलते हैं उसको, मेरी सारी क्लासेज यूट्यूब पे हैं, वो क्या बोलते हैं यार उसको, प्ले लिस्ट चेक करो। एफआर की प्ले लिस्ट में, फिनेंशियल रिपोर्टिंग की प्ले लिस्ट में मेरी सारी क्लासेज पड़ी होंगी। 15-16 क्लासेज हैं, ये 17वीं 18वीं क्लास है, सब पड़ी होगी और आगे भी पड़ी रहेगी बेटा। ये देखो, द एंटिटी डिस्पोज ऑफ द ऑपरेशन विद इन दैट यूनिट, द गुडविल एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन disposal of shall be included in carrying amount of the operation when gain or profit loss on disposal is calculated। मतलब कहने का है कि मान लीजिए किसी के ऊपर हमने गुडविल डाला था 200, मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए इस सीजीयू में से कोई एसेट बिक रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि इसमें 4-5 एसेट था, हम तो सीजीयू की बात कर रहे हैं, इसमें एक एसेट जो था 50 का या 100 का वो सेल हो रहा है। तो जो सेल हो रहा है हम मानेंगे कि ये तो हो ही रहा है, प्लस एक गुडविल का हिस्सा भी सेल हो रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए, गुडविल एसोसिएटेड विद ऑपरेशन डिस्पोजल शैल बी इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द ऑपरेशन व्हेन गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। और ये काम कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, प्रोराटा के बेसिस पे करेंगे, measured on the basis of relative value of the operation and the portion of CGU retained, मतलब कितना बेच दिया कितना रख लिया, unless the entity can demonstrate that some other better method of association is available। वो ऐसा होता नहीं है, तो मान के चलिए प्रोराटा। आप कहेंगे सर हम समझे नहीं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो इसके लिए है इलस्ट्रेशन लाइन और बहुत ही प्यारा है, देखिए सब लोग, इलस्ट्रेशन लाइन। पढ़िए, an entity sale for 100 on operation that are part of the cash generating unit to which goodwill has been allocated. The goodwill allocated to the unit cannot be identified or associated with an asset group at a level lower than that unit except arbitrarily। नहीं कर सकते। The recoverable amount of the portion retained is 300। देखिए जो रिटेन किया वो 300 है और जो बेच दिया वो 100 है, तो 300 रिटेन कर लिया, 100 डिस्पोज कर दिया, है ना। तो हमारा गुडविल मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन जो भी गुडविल है हम 3/4 यहां रखेंगे और 1/4 यहां रखेंगे, और तब जो आएगा उसको सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे, तभी प्रॉफिट लॉस की बात आएगी फॉर द पोर्शन डिस्पोज्ड। ठीक है, तो 25% ऑफ द एलोकेटेड गुडविल, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 200 है, तो 150 यहां रखेंगे और 50 यहां रखेंगे, और तब हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। 150 माइनस सेल प्राइस, तब हम उससे प्रॉफिट लॉस की जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। क्या कहते हो, ठीक है।
आइए एक पॉइंट और देखिए जरा। देखिए मान लीजिए कभी एंटिटी अपने ऑपरेशंस को रीऑर्गेनाइज करती होता है ना कि भाई तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ, कंपनी में भी होता है, आपकी फैक्ट्री में भी होता होगा, आपके आर्टिकलशिप में भी होता होगा फॉर्म में, कि कई बार जो टीम मेंबर हैं वो एक दूसरे से बांटे जाते हैं, बदले जाते हैं। तो उसमें कभी अगर किसी सीजीयू को मान लो चेंज किया गया और वैसा सीजीयू से गुडविल एलोकेट किया गया है, तो बोला गया है कि गुडविल फिर से रीलोकेट होगा और एलोकेशन जो होगा वही रिलेटिव वैल्यू अप्रोच से होगा। मतलब वही जैसे कहा 300 और 100 उसी हिसाब से एलोकेट होगा जब तक कि कोई और मेथड ना हो। मैं फिर बताता हूँ, डिस्पोजल नहीं हो रहा लेकिन रीऑर्गेनाइज हो रहा है। हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं जो हमें लग रहा है कि अब यहाँ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उस टीम में कर सकते हैं, उस टीम से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस टीम में कर सकते हैं, तो हम उनका थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने ऐसा कभी रीऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए करा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो गुडविल का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनके कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे ही, रिलेटिव वैल्यू पढ़िए ना, रिलेटिव वैल्यू अप्रोच के बेसिस पे ही करना है मित्रों। ठीक है ना? कैसे? उसके लिए आइए देखते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 10। हर बात के लिए आपके इंस्टीट्यूट ने इलस्ट्रेशन दिया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है असाइनमेंट आपका। कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कारण बड़ा सिंपल है, यही इतना पढ़ना है कि और कितना पढ़ें। 100 नंबर के लिए जान थोड़ा दे देंगे। पढ़िए, गुडविल प्रीवियसली एलोकेट किया गया था ए को। गुडविल जो allocated to A cannot be identified with the group assets lower than A except arbitrary. A is divided into 3 caginating. A बट गया मान लीजिए B, C और D में। तो ऐसे में गुडविल कैसे बांटा जाएगा मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। लेट सपोज ए की कैरिंग अमाउंट थी 500 और गुडविल की कैरिंग अमाउंट थी मान लीजिए 100। अब ए 3 हिस्सों में बट गया, ए बी मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ओके, क्या नाम दिया है यहाँ पे? जो नाम दिया वही ले लेते हैं, बी सी डी। बी सी डी, बी सी डी में बट गया। अब बी सी डी में ये 500 बटेगा तो कैरिंग अमाउंट का एलोकेशन होगा। लेट सपोज अपने मन से ले लेते हैं 200, 200 और 100, टोटल है 500। हमें लगता है कि 3 सीजीयू है, तो कोई मुझे बताए गुडविल कैसे बटेगा और टोटल कैरिंग अमाउंट क्या होगा सीजीयू का? कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, चलिए बताइए। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू क्या होगा? आपको कौन सा मेथड लेना है? आपको वही तरीका लेना है। कौन सा तरीका था भाई वो? रिलेटिव वैल्यू अप्रोच करके बताइए। बताइए तो जाने कि हाँ सर अच्छा हुआ। खत्म करते हैं आज की क्लास, बांट के दिखाइए। सुबह में थोड़ा इसलिए देर से शुरू हुआ कि लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी, लाइट आ ही नहीं रही थी आज। ये मैं क्लास ना ग्रेटर नोएडा कैंपस से करा रहा हूँ। टॉपस का जो कैंपस है ना ग्रेटर नोएडा का, मैंने ग्रुप में फोटो भी डाली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यहाँ पे एकदम रिलैक्स होकर बैठे हैं, तो यहीं से मैंने डाली थी आपको।
बताइए बताइए, इतना देर क्यों रहा है भाई? मैं बताऊं, इसी को बांट दीजिए 2 1 और 1 के रेशियो में। 40 40 और 20, 40 40 और 20, तो ये हो गया 240, ये 240, ये 120, टोटल हो गया 600। तो चलिए आज के लिए